हम्म, हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल था वीर गाथा काल है, जिसे आदि काल के नाम से भी जानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आदि काल का प्रारंभ 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में माना गया है। वहीं पर कुछ विद्वानों का मत है कि आदि काल का उद्भव जो है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी के बीच में माना गया है। चूँकि यह प्रारंभिक काल था, इस समय देश हमारा एक पूर्ण देश न होकर खंडों में बटा हुआ था। राजा लोग होते थे और राजा के हिसाब से उनके राजकाज चलते थे, और जो कवि होते थे वह उनके अंदर देश भावना न होकर अपने आश्रयदाताओं के प्रति भावना होती थी, और वे उन्हीं के वर्णन करते थे, उनके युद्धों का और प्रेम लीलाओं का सजीव सुंदर वर्णन करते थे। तो इस प्रकार आदिकाल का प्रारंभ 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में माना गया। वीर गाथा काल को आदिकाल, चारण काल, अवहट्ट काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से भी जाना जाता है। यह नामकरण होने के भी कारण था, चूँकि इस काल में वीर राजाओं के गाथाओं का वर्णन होता था, इसलिए इस युग को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया। चूँकि यह प्रारंभ का काल था, इसलिए इस काल को आदि काल के नाम से भी जाना गया। चूँकि इस काल के जो कवि थे वो चारण थे, भाट थे, इसलिए उन कवियों के नाम के आधार पर इस काल को चारण काल के नाम से भी जाना गया। अवहट्ट काल, इस समय के लोगों की चूँकि प्रारंभ थी, ये कबीले के रूप में रहते थे और इनकी भाषाओं का बहुत ज्ञान नहीं था, इसलिए इसे अवहट्ट काल भी कहा गया। और इसे भाषा के आधार पर, उनकी बोली के आधार पर इस काल को अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल है, जो प्रारंभिक काल है, उसको वीरगाथा काल, आदि काल, चारण काल, अवहट्ट काल, अपभ्रंश काल आदि नाम से जाना गया। आदि काल का उद्भव जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी के बीच में माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम देने का कारण बताया कि चूँकि इस समय वीर रस के रचनाओं का वर्णन है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहना ही यथाउचित होगा। साथ में इस युग में श्रृंगारिक भी रचनाएं हुई, लेकिन युद्धों का सजीव वर्णन होने के कारण, बार बार युद्ध होने के कारण इसे वीर गाथा काल कहना ही उचित समझा। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इस काल का नामकरण आदि काल किया। आदि काल नामकरण करने के पीछे उनका कारण था, चूँकि यह प्रारंभ का काल है, आदि का काल है, इसलिए इसे आदि काल के नाम से ही रेखांकित किया जाना अति उचित है। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण आदि काल के रूप में किया। इस काल का लोकप्रिय जो काव्य था आलखंड है। आलखंड के अंतर्गत आल्हा उदल दोनों भाइयों के युद्धों का सजीव वर्णन है। उनकी वीरता की कहानी आलखंड में कूट कूट कर भरा हुआ है। इस युग के एक कवि थे विद्यापति, जो कि प्रमुख कवियों में एक स्थान रखते थे। इस युग में विभिन्न प्रकार के छंदों की रचनाएं हुई, जिनमें दोहा, सोरठा, तोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग हुआ। मतलब इस काल के जो कवि थे वो छंद के मामले में किसी युग से पीछे नहीं रहे। चूँकि प्रारंभिक युग है, फिर भी यहाँ कवि
दोहा, सोठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पे, कुंडलिया आदि के रूप में छंदों का वर्णन किया है। चौपाइयाँ भी अगर मिलती हैं तो राजाओं की गाथाएं भी मिलती हैं। दोहा और सोठा का तो वर्चस्व ही इस युग में था। कुछ कवियों ने छप्पे और कुंडलियों का भी बड़ा जीवंत और सजीव वर्णन किया है। इस प्रकार कलात्मक प्रयोग इस युग में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हुआ है। इस काल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं। कुछ रचनाएं हमें प्रबंध काव्य के रूप में मिलती हैं तो कुछ रचनाएं वीर गीतों के रूप में मिलती हैं। जो रचनाएं वीर गीतों के रूप में मिलती हैं इसमें युद्धों का सजीव वर्णन होता है। एक राजा दूसरे राजा के राज्य को हड़पने, उनकी रानियों को हड़पने के लिए दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देता था। इस प्रकार आश्रयदाताओं ने उनके वीरों के वीरता का वर्णन वीर गीतों के रूप में किया है। वहीं कुछ कवियों ने प्रबंध काव्य के रूप में भी रचनाएं की है। इस युग में भी अच्छे अच्छे रचनाएं देखने को मिलती हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। चूँकि इस समय जो कवि लोग थे आश्रयदाताओं के का प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह आश्रयदाताओं के शरण में रहते थे, इसलिए अपने आश्रयदाताओं का वर्णन वो बढ़ चढ़ कर करते थे। इस समय के कवि चूँकि राज्य के राजाओं के अधीन होते थे, इसलिए इनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का बिल्कुल अभाव था। इनका जनहित परहित सब कुछ उनके आश्रयदाताओं पर होता था। इसलिए इस युग के कवियों के बारे में कहा गया है कि बातः हाथी पाइये बातः हाथी पाव। तो ये अपनी अगर राजाओं की प्रशंसा भूर भूर करते थे तो उनको धन संपदा से लाद दिया जाता है था। और अगर ये अपने राजाओं की वर्णन की जगह अगर उनकी बुराइयां कर देते थे तो इन कवियों को राजाओं के द्वारा हाथी के पांव तले दबा दिया जाता था। तो यह यथाउचित ही है कि बातः हाथी पाइये बातः हाथी पा। इस समय युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन मिलता है उन कवियों के द्वारा, क्योंकि यह अपने राजाओं के साथ युद्ध में जाकर उनके साथ युद्ध का सुंदर और सजीव वर्णन करते थे। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी स्फुट वर्णन मिलता है, क्योंकि युद्ध के साथ साथ रानियों का अपहरण भी किया जाता था। इसलिए इस समय के जो राजा थे श्रृंगार के प्रति भी बहुत आसक्त होते थे। इसलिए इस समय के दरबारी कवियों ने वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस को भी प्रमुखता दिया। इस प्रकार इस युग में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। ऐतिहासिक वृत्तों की कल्पना का प्राचुर्य, ये समय के जो कवि थे ऐतिहासिक वृत्तों की कल्पना प्राचुर रूप से वर्णन किया, क्योंकि यह इस युग में इतिहास के बारे में एक स्पष्ट दृष्टा के रूप में कवि कार्य करते थे। तभी तो कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसलिए कवियों की कल्पनाएं ऐतिहासिक वृत्तों में होती थी। वह अपने आश्रयदाताओं को उनके पूर्वजों को याद दिलाते थे और युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक वृत्तों में भी इनकी रुचि काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय होती थी। अब हम लोग देखेंगे वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाएं। तो चूँकि इस समय के जो दरबारी कवि होते थे तो दरबारी कवि अपने दरबारी राजाओं का वर्णन करते थे। इसमें से प्रमुख रचनाएं जो निकल कर आती हैं वह निम्नलिखित हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका इत्यादि। ये रचनाएं कुल 12 थी। यह 12 प्रमुख रचनाएं ही वीर गाथा काल या आदिकाल के एक जीवंत इतिहास को दर्शाती हैं। इस काल में अमीर खुसरो की पहेलियां प्रमुख रूप से विख्यात हुईं। अमीर खुसरो ने छोटी छोटी पहेलियां लिखी, लेकिन इनकी पहेलियों में इतना दम होता था कि यह
अपनी पहेलियों के माध्यम से दरबारियों और राजाओं को उलझाते रहता था और उन लोगों को सोचने को मजबूर कर देता था कि हमारी पहेलियों में कितना दम है। इसलिए अमीर खुसरो उस समय के प्रमुख पहेलीकारों के रूप में विख्यात हुए। इसके बाद विद्यापति ने युद्ध का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। इनमें वीर रस का स्फुट इतना अच्छा है कि वीर रस के बारे में वर्णन जिस प्रकार से विद्यापति ने किया, यह काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय है। विद्यापति के पदावली में जो हैं आदिकाल के रचनाओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। तो पहला है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। इसके बाद दूसरा कवि थे नल सिंह, जिन्होंने विजयपाल रासों की रचना की थी। इसके बाद तीसरा कवि का नाम आता है जगनीन। जगनीन ने परमाल रासों की रचना की। इसके बाद चौथा कवि है सारंगधर, जिसने हमीर रासों की वर्णन किया था। और पांचवा कवि हैं दलपति विजय, जिन्होंने खुमाण रासों की रचना की। इस प्रकार ये रचनाएं इतना प्रमुख थी कि उस समय के जितने राजवाड़े होते थे उनके नाम भी इसी रचनाओं के माध्यम से पता चल रहा है कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज का वर्णन है, विजयपाल रासों में विजयपाल राजा का वर्णन है, परमाल रासों में परमाल राजाओं का वर्णन है, तो वहीं हमीर रासों में हमीर राजाओं का वर्णन है। जहाँ हम बात करें खुमाण रासों में तो खुमाण राजाओं का वर्णन है, जिसका वर्णन बहुत ही सजीव ढंग से किया गया है। और बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें, ताकि हमें ऐसी रचनाओं का शोध करने में और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने में रुचि बढ़ता जाए। और हमारे प्रयास को आप लोग अगर सफल करते हैं तो इसी प्रकार हम अच्छी अच्छी रचनाओं और युगों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।